तो मुझे वहाँ सॉन्ग डॉक्टर मिले। उन्हें देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुशवन इतनी बीमार हो गई थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कई डॉक्टर्स बदले गए पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पेशवेरो बहुत परेशान लग रही थी, पर मुझे देखते ही उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। शाओचिन, तुम आ गए। तुम्हारा काम ठीक से हो गया ना? देखो बेटा, अगर कोई बात हो तो अपनी माँ को जरूर बताना, अकेले मन में मत दबाना। मम्मी, मेरा काम हो गया, सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। ये तो अच्छी बात है। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। अब श्वन बीमार है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। पता नहीं उसे क्या हुआ है, अचानक इतनी बीमार कैसे पड़ गई। अस्पताल में भी सब नॉर्मल है, डॉक्टर्स भी बदल लिए, दवाइयाँ और इंजेक्शन भी दिए, पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ। माँ ने जब देखा कि मैं मूशान के बारे में पूछ रहा हूँ तो उन्हें लगा कि मैं अपने भाई की चिंता कर रहा हूँ, और वो खुश हो गई। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके मन में कोई बोर्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। पर ये कैसे मुमकिन है? वो तो अभी बच्चा है, उसे किस बात का तनाव होगा? मुझे तो लगता है डॉक्टर्स ये नाड़ी हैं। माँ को लगा था कि अगर उसे अपनी असलियत अडॉप्शन के बारे में पता चला होता तब तो तनाव समझ आता। पर वो बात तो 1 महीना पुरानी हो गई है। तब तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ये बीमारी क्यों? मैं एक रहस्यमय मुस्कान दी। शायद डॉक्टर सही कह रहे हैं, उसे कोई दिल की बीमारी यानी कोई गहरा पछतावा हो सकता है। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि मन के घाव दवा से नहीं, सच्चाई से भरते हैं? पेशवारो चौंक गई। मन का बोझ, पर उसे किस बात का बोझ होगा? मैं बहुत ही मासूम बनकर मुस्कुराया। ये तो आपको उसी से पूछना चाहिए कि उसने आखिर किया क्या है। माँ को शक हुआ। शाओचैन, क्या तुम्हें कुछ पता है? देखिए, मुझे मूशवन से कोई लेना देना नहीं है, पर उसकी बीमारी की वजह से घर में जो अफरा तफरी मची है और मम्मी पापा को जो परेशानी हो रही है, वो मुझसे नहीं देखी जा रही। मैंने अपनी माँ की आंखों की तरफ देखा जो फिक्र की वजह से थक चुकी थी। मैंने रुककर कहा, क्या आपने मॉल वाली न्यूज़ देखी है? पेशवेरों को वो मामला अच्छे से याद था, आखिर वो काफी चर्चा में था। हाँ, मुझे पता है। पर वो तो सुलझ गया है ना? वो लड़की एक हादसे का शिकार हुई थी और बिहार के डर के मारे मरने के बाद सब साफ हो गया। उस बच्चे के माता पिता को मैं जानती हूँ, उनकी रेपुटेशन और बिजनेस पर काफी असर पड़ा है, और वो शहर छोड़ने वाले हैं। पर इसका मूशवान से क्या ताल्लुक? मैंने बेपरवाही से कहा, जियांग यान की हालत मूशवान से भी खराब है। वो पागलों की तरह कह रही है कि उसे उस लड़की का भूत दिखता है। उस दिन मॉल में जियांग यान भी उन लोगों के साथ थी। बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कैमरे पीछे रह गई और उसका चेहरा साफ नहीं आया। इसीलिए जब उसका दोस्त डरा तो उसकी भी जान हलक में आ गई। पेशवेरों का दिल जोर से धड़का। सच समझ आते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सीधे सीधे नहीं कहा कि मूशवन भी उसमें शामिल थी, पर पेशवेरो खुद समझदार थी। जांग यन और मूशवन पक्के दोस्त हैं, एक ही स्कूल और क्लास में हैं। अगर जांग यन ने ऐसा घिनौना काम किया है तो क्या मूशवन को वाकई कुछ नहीं पता होगा? यह मुमकिन ही नहीं था। माँ का चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा उठा। मैंने बस इतना ही कहा और वहां से हट गया। रात को जब मुंह के पिता काम से लौटे तो माँ ने उन्हें सारी बात बताई। वो भी हैरान रह गए। उनकी नज़र में मूशवान हमेशा एक आज्ञाकारी और सीधा बच्चा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? पर पिछले कुछ दिनों की उसकी अजीब हरकतों को याद करके उनका शक गहरा गया। वो दोनों मूशवान के कमरे में गए। उन्हें देखकर मूशवान ने उठने की कोशिश की। पापा, मम्मी, आप लोग यहाँ, क्या बात है? मूशवान की हालत बहुत खराब थी, चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बीमार, कम और खौफजदा ज्यादा लग रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो सदियों से सोया ना हो। पिता ने बहुत गंभीर होकर और सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा। मूशन, हमें तुमसे कुछ पूछना है, और हमें सिर्फ सच चाहिए। मूशन थोड़ा सकपकाया और माँ की तरफ देखा, पर उनका चेहरा भी पत्थर जैसा सख्त था। वो डर गया, पर फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, पूछिए। क्या तुम उस मामले वैन यीमो केस में शामिल थे? उन्होंने सीधा सवाल दागा। ये सवाल म्यूशन के लिए किसी बिजली के झटके जैसा था। वो संभल नहीं पाया और उसके चेहरे के भावों ने सब सच उगल दिया। उन दोनों की आंखों में गहरी निराशा छा गई। जिस बच्चे को वो इतना नेक समझते थे, वो पीठ पीछे इतना जालिम हो सकता है, ये उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उन्होंने उसे ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी। पेशवेरो तो पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने हमेशा बच्चों की मॉरल वैल्यूज और संस्कारों पर ध्यान दिया था, कभी उन्हें सिर्फ ट्यूशन के भरोसे नहीं छोड़ा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने एक बेकसूर लड़की को परेशान किया? और जब सब पता चल गया तब भी तुमने अपनी गलती नहीं मानी। जब मूशन ने उनकी निराश नजरें देखी तो उसे समझ आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इतने दिनों से जो डर और बोझ उसके सीने पर था वो फूट पड़ा। वो पागलों की तरह रोने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में पछतावा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने वेन के साथ सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, मैं तो बस, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मर जाएगी। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तुम कह रहे हो तुम्हें अंदाजा नहीं था? क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? तुम 17 साल के हो, सालों से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। क्या तुम्हें सही और गलत का बुनियादी फर्क भी नहीं पता? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा ये आज्ञाकारी रूप सिर्फ एक ढोंग था? मुशवन ने अपने होंठ भींचे। वो अपनी असली वजह बताने से डर रहा था। वो जानता था कि उसकी जलन जेलसी गलत थी, पर वो खुद को रोक नहीं पाया था। बचपन से ही वो सबसे ब्राइट और पॉपुलर रहा है, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा। पर उस लड़की ने आकर उसका रुतबा छीन लिया था। वो पढ़ाई में उससे आगे निकल गई थी। तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे, माँ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मुशन कांपने लगा। उसने शर्मिंदगी के साथ अपनी जलन की बात बताई। जैसे जैसे वो बोल रहा था उसकी आवाज धीमी होती गई। माँ का सिर चकरा गया। सिर्फ इसलिए कि कोई तुमसे बेहतर है, तुम उसके दुश्मन बन गए। तुमने बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जलील किया और गलती पकड़े जाने पर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे धमकाया। अगर वो पढ़ाई में अच्छी थी तो तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना। वो हैरान थी। उन्हें ये बेटा बिल्कुल अजनबी लग रहा था। उन्हें अपनी परवरिश पर शक होने लगा। माँ की वो नफरत भरी नजरें देखकर मूशवान और डर गया। वो उनके पैरों से लिपट गया। उसने रोते हुए कहा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं तो बस उसे नीचा दिखाना चाहता था। बाद में जो हुआ उसमें मैं शामिल नहीं था। उस दिन मॉल में क्या हुआ मुझे नहीं पता। जांग यान ने मुझे बाद में बताया। अगर मैं वहां होता तो जरूर रुकता। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता था। पापा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आगे से कभी किसी से नहीं जलूंगा। मैं खुद मेहनत करूंगा, बस मुझ पर यकीन रखिए। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। वो जानता था कि वो इस परिवार का सगा खून नहीं है,
सिर्फ एक अडॉप्टेड बच्चा है। उसे डर था कि अगर माँ पापा उससे नफरत करने लगे तो वो उसे घर से निकाल देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कहाँ जाएगा। पहले से ही वो वेनिमो के भूत और अपने दोस्तों की डरावनी मौत से दहला हुआ था, और अब मम्मी पापा का ये गुस्सा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे निकाल दिया जाएगा। पछतावा, डर और घबराहट ने उसे घेर लिया। कई दिनों से ना सोने की वजह से उसका शरीर जवाब दे गया, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। घर में फिर से अफरा तफरी मच गई। सब मुशवान के कमरे की तरफ भागे। सिर्फ मैं ही था जो वहां नहीं गया। मुयुए ने कुछ तंज कसे, पर माँ ने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। तुम हर वक्त शाओचेन के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो तुम्हारा सगा भाई है, दुश्मन नहीं। और वैसे भी क्या वो कोई डॉक्टर है जो यहाँ आकर सब ठीक कर देगा? माँ आमतौर पर बहुत शांत रहती थी, पर आज उनका गुस्सा चरम पर था। मुयुए सन्न रह गई। मुवंटिंग और बाकी जुड़वा भाई बहन अभी घर लौटे थे। वो सब हैरान थे कि आखिर घर में हुआ क्या है। सबको एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अपना काम कर रहा था, यानी मजे से टीवी देखना। पहले कहा गया था कि मेरे लिए ट्यूटर रखा जाएगा, पर अब वो बात ठंडी पड़ गई थी। सब अपनी पढ़ाई और परेशानी में बिजी थे, पर मैं सोफे से तभी उठता था जब खाने का वक्त होता। शाओ चैन, तुम पूरा दिन घर पे रहते हो, क्या तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है? मैं काम में बिजी रहती हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे बताया करो। मो वांटिंग ने अपनी थकान मिटाते हुए मेरे पास आकर पूछा। मैंने टीवी से नजरें नहीं हटाई। घर में सब ठीक तो है, कोई बात नहीं हुई। वाकई मम्मी पापा कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या ये तुम्हारी पढ़ाई को लेकर है? उसने मुझे टटोलने की कोशिश की। मैं एक महीने से इस घर में था, पर मो वांटिंग मुझे अभी भी समझ नहीं पाई थी। मैंने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई अजीब बात कर रही हो। आपको क्यों लगता है कि घर में जो भी बुरा होगा वो मेरी वजह से ही होगा? मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम बहुत आज्ञाकारी हो। नहीं, मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ, मैंने सीधे कहा। मुंह वांटिंग ठिठक गई। अगर आपको कुछ जानना है तो मम्मी पापा से पूछे। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई कहे कि मैं चुगलियां करके आपके रिश्ते खराब कर रहा हूँ। मैंने फिर से टीवी देखना शुरू कर दिया। मुंह वांटिंग की भौहें तन गईं। उसे लगा कि ये बातें मुंह शुअन ने ही मेरे बारे में कहेंगी। मुंह वांटिंग के माथे पर बल पड़ गए, पर इससे पहले कि वो और कुछ पूछती, नया साल आ गया। मुंह परिवार का माहौल अब काफी हद तक संभल चुका था। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद मुशवान अब ठीक हो गया था। बस वो पहले से कहीं ज्यादा खामोश रहने लगा था। मुंह परिवार में ये मेरा पहला नया साल लूनर न्यू ईयर था। मुंह के पिता और पेशेवरों ने इसे बहुत खास बनाने की ठान ली थी। उन्होंने घर की सजावट से लेकर न्यू ईयर्स ईव के खाने तक हर चीज में अपनी जान झोंक दी थी। घर की हर व्यवस्था मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। जहां तक बाकी बच्चों का सवाल है, उन्होंने तो सालों से ऐसे जश्न देखे हैं, तो अगर इस बार सब कुछ शाओ चैन के लिए हो तो इसमें गलत भी क्या है? न्यू ईयर्स ईव के दिन घर में खूब रौनक थी। पिछला तनाव जैसे धुएं की तरह उड़ गया। मुंह के पिता और माँ का बर्ताव मुशवान के प्रति बदला नहीं था। उस रात की कड़वी बातचीत के बाद उन्होंने इस मुद्दे को फिर कभी नहीं उठाया। इंसानी दुनिया में ये मेरा पहला बड़ा साल था। मुझे हर चीज़ नई और अनोखी लग रही थी। मैं सच में बहुत खुश था। चेहरे पर मुस्कान रहती थी और मेरा मिजाज भी काफ़ी नरम हो गया था। यहाँ तक कि मैंने मुयुवे को टोकना भी बंद कर दिया था। ये देखकर पेशवरों और पापा फूले नहीं समा रहे थे। नया साल मनाने के बाद पूरा परिवार जिंगचंग राजधानी जाने की तैयारी करने लगा। मुंह परिवार की जड़ें राजधानी में थीं और दादी भी वहीं रहती थी। बड़े बेटे होने के नाते पापा का फर्ज था कि वो बच्चों को लेकर दादी से आशीर्वाद लेने जाएं, वरना लोग बातें बनाते। आमतौर पर दोनों परिवार अपनी अपनी जगह नया साल मनाते हैं, पर इस बार मैं वापस आया था तो मुझे सबके सामने लाना और रिश्तेदारों से मिलवाना जरूरी था। मुंह परिवार के कई और सगे संबंधी भी वहीं थे। साल के दूसरे दिन हम सब सामान समेटकर अपने प्राइवेट जेट से राजधानी के लिए रवाना हुए। राजधानी पहुंचने तक पहली बार हवाई जहाज का सफर करते हुए मैं बहुत उत्साहित था। मैं पूरी उड़ान के दौरान खिड़की से चिपककर बाहर का नजारा देखता रहा, जिसे देखकर पेशवेरो मुस्कुराने लगी। मुयुवे ने जैसे ही मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुंह खोला, माँ ने उसे ऐसी नजर से देखा कि वो तुरंत समझ गई और चुप हो गई। राजधानी पहुंचते ही मुंह परिवार की गाड़ियों ने हमें रिसीव किया और हम सीधे पुश्तैनी हवेली, एंसेस्ट्रल मैंशन की तरफ बढ़े। रास्ते में माँ ने मुझे वहां के पेचीदा रिश्तों और खानदान के लोगों के बारे में थोड़ा समझाया। मैंने बस सिर हिलाया। फालतू की बातें करना मेरी आदत नहीं। हवेली के सामने पहुंचते ही मैंने आदतन आसपास के माहौल का जायजा लिया। मुंह परिवार राजधानी में सदियों से टिका हुआ है, और ये हवेली भी समय समय पर मरम्मत के बाद अब एक भव्य रूप ले चुकी थी। ये अमीरों वाली मॉडर्न विला नहीं थी, बल्कि एक पारंपरिक चीनी वास्तुशिल्प का नमूना थी। एक विशाल सहवान जिसमें इतिहास की गहरी छाप थी। हवेली का रखरखाव बहुत शानदार था। सुना है कि इसे बनवाते वक्त किसी बड़े विद्वान की सलाह ली गई थी। खानदान के पूर्वजों ने वसीयत में यह शर्त रखी थी कि कोई भी इस हवेली का पता नहीं बदलेगा, इसकी नींव को नहीं छेड़ेगा और ना ही इस पुश्तैनी घर को बेचेगा। मरम्मत सिर्फ पुरानी बुनियाद पर ही की जा सकती थी, और जो इस नियम को तोड़ता वो जायदाद से बेदखल हो जाता। इसी वजह से हवेली का मूल ढांचा सदियों से वैसा ही था। मैं देख सकता था कि यह हवेली वाकई अपनी संतानों के लिए भाग्यशाली थी। इसके ऊपर सौभाग्य की सुनहरी आभा पर्पल ची दिखाई दे रही थी, पर साथ ही इसमें पतन के कुछ बारीक संकेत भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की सुरक्षा शक्ति, प्रोटेक्शन धीरे धीरे कम हो रही है। हवेली को तो किसी ने नहीं छेड़ा था, तो इसका मतलब है कि संतानों में ही कुछ खराबी है। मेरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब खेल में मजा आएगा। अंदर घुसते ही सबने एक दूसरे को न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। आज सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, बल्कि बुआ मुक चाओशुन भी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। अरे तो ये शाओ चैन है। माफ करना बेटा, पिछली बार घर में काम होने की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं आ सकी, बुरा मत मानना। बुआ ने माँ के पास खड़े मेरे नए चेहरे को देखकर तुरंत पहचान लिया। नमस्ते बुआ, मैं मूचन हूँ। मैंने एक बहुत ही सीधे और भोले बच्चे का मुखौटा पहन लिया। बुआ मुस्कुराकर मुझे देख रही थी, पर उनकी आंखों में एक बारीक परख थी। बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा दिखता है। आखिर उनका बेटा हूँ तो शक्ल तो मिलेगी। बुआ की मुस्कान थोड़ी ठिठक गई। उन्होंने बेपरवाही से कहा, अच्छा तो यही वो पहाड़ी मठ वाला भाई है। दिखने में तो बड़ा देसी क्लमसी सा है। मुंह खानदान के बड़े बेटे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। उनकी उम्र का एक लड़का उछलकर बुआ के पास आया और उसकी नजरें मुझ पर किसी स्कैनर की तरह टिक गईं। उसकी आवाज में साफ तौर पर नफरत और नीचा दिखाने की भावना थी। पेशेवरों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बुआ ने दिखावे के लिए अपने बेटे को डांटा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
मैंने अपनी नजरें और भी ज्यादा सख्त की और उसे ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। तुम तो अपने माँ बाप के पास पले बड़े हो, महलों में रहे हो, पर तुम्हारी तमीज और संस्कार देखकर लगता है कि मुझसे भी गए गुजरे हो। बुआ और उनके बेटे मेंग सिजी का चेहरा फक पड़ गया। मेंग सिजी तो गुस्से में लाल हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बेबाकी से जवाब दूंगा। आमतौर पर लोग ऐसे मौकों पर चुप रहकर बेइज्जती सह लेते हैं, पर मैं सीधे टकरा गया। पेशवेरो मन ही मन बहुत खुश थी, पर ऊपर से उन्होंने बुआ की ही नकल करते हुए मुझे डांटा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो। मैंने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो बस इनकी नकल कर रहा था, मुझे लगा राजधानी के अमीर लड़के ऐसे ही बात करते हैं। मुयुवे बगल में खड़ी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। अब तक मैं उसे ही चुप कराता था, पर आज किसी और की बारी थी। उसे मुझे जवाब देते देखकर इतनी खुशी क्यों हो रही थी। ये बुआ का लड़का कजन हालांकि मुशुएन के करीब था, पर युवे को ये शुरू से नापसंद था। मुशुएन भी इस घर का लाडला था, पर वो इतना बदतमीज नहीं था। मेंग सिजी बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। बचपन में वो बड़ी बहनों के सामने तो शरीफ बनता था, पर दूसरों को अपना खिलौना समझता था। सब उसकी बातें मानते थे, वरना वो रोना धोना शुरू कर देता था और अपनी गलतियां दूसरों के सिर मढ़ देता था। इन बहनों ने उसकी वजह से बहुत डांट खाई थी। अब बड़ा होकर उसने विक्टिम कार्ड खेलना सीख लिया था, जिसे देखकर सब चिढ़ते थे, पर आज आखिरकार उसे टक्कर देने वाला कोई मिल गया था। पेशवेरो ने अपनी दूसरी बेटी को आंखें दिखाई कि ज्यादा ना हंसे। फिर माफी मांगते हुए बुआ से कहा, दीदी बुरा मत मानिएगा, शाओचेन दिल का साफ है, बस थोड़ा सीधा बोल देता है। फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, राजधानी के लड़के बहुत संस्कारी होते हैं, तुम्हारा भाई बस मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुआ का खून खौल गया। अब अगर वो कुछ कहती तो इसका मतलब होता कि वो वाकई छोटी सोच वाली है। मेंग सिजी पहली बार ऐसी बेइज्जती सहकर पैर पटकते हुए वहां से भाग गया। जब कोई देख नहीं रहा था तब मु युवे ने दबी आवाज में मेरी तारीफ की, बहुत अच्छे, इसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने बेरुखी से उसे देखा। मैं उसका बाप नहीं हूं जो उसके नखरे उठाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही है। उस सोचा काश वो खुद भी पहले ऐसी जवाब दे पाती। बुआ के परिवार के अलावा खानदान के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। मैंने अपने चचेरे भाइयों कजन से मुलाकात की। लू मंची और मू मिंगियान के 3 बेटे। 2 छोटे वाले मेरी उम्र के करीब थे और सबसे बड़ा बेटा शादीशुदा था, जिसकी पत्नी राजधानी के एक बड़े रईस खानदान से थी। बुआ और उनके पति शिए फुशन का सिर्फ एक ही बेटा था, वही मेंग सीजे। वहां काफी भीड़ थी और बहुत चहल पहल थी। दादी न्यू ग्रैंडमा के चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। मुशवन इतना कमजोर कैसे हो गया। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और उसके चेहरे को गौर से देखकर अपनी भैंस सिकोड़ी। मुशवन ने मना करना चाहा, पर दादी तुरंत माँ पेशवेरो की तरफ मुड़ी और गुस्से में शिकायत करने लगी। भले ही परवरिश में गलती हुई और खून का रिश्ता नहीं निकला, पर इसे तुमने सालों तक इसी घर में पाला है। सिर्फ सगा खून मिलने की वजह से तुम इसे नजरअंदाज निगलेक्ट नहीं कर सकती। पेशवेराव का चेहरा उतर गया। नजरअंदाज? उन्होंने म्यूशवन को कब नजरअंदाज किया? माँ का चेहरा बिगड़ा देख मुशवन तुरंत सफाई देने लगा। दादी ऐसा नहीं है, मम्मी पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो बस पिछले दिनों सर्दी खांसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, आप गलत मत समझिए। अगर मुशवन ये बातें पहले की तरह लाड़ प्यार और बेबाकी से कहता तो दादी यकीन कर लेती, पर वह मीमो वाले हादसे की वजह से उसके मन में एक डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि मम्मी पापा उससे निराश हैं, इसलिए उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक और चापलूसी थी। उसकी ये घबराई हुई सफाई लोगों को कुछ और ही इशारा कर रही थी, जिससे मामला और बिगड़ गया। दादी ने मुशवन का हाथ थामकर कहा, बेटा तू ज्यादा मत सोच, तू इस नूह खानदान का बेटा है और हमेशा रहेगा। मैं आज सबके सामने कह रही हूँ, अगर किसी ने भी तुझे परेशान किया तो बस मुझे फोन करना, मैं सबकी खबर लूंगी। ये कहते हुए उन्होंने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने नोटिस तो किया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये अजीब नहीं लगा। मुशवन भले ही सगा ना हो, पर दादी ने उसे सालों तक पोता मानकर प्यार किया है। यादें और जज्बात एक दिन में खत्म नहीं होते। खून का रिश्ता अपनी जगह है, पर बिताया हुआ वक्त भी कीमती होता है। मेरा अब भी वही कहना है, जब तक मुशवन मेरे रास्ते में नहीं आएगा मुझे उसे तबाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रही बात जलन की, तो वह मेरे लिए बेमानी है। आप क्या कह रही हैं? मुशवन को भला कौन परेशान करेगा? उसकी तबीयत वाकई खराब थी और उसे ठीक होने में वक्त लग गया, पापा ने दादी की बात काटते हुए कहा। सच तो यह है कि अगर वो मुशवन को नजरअंदाज करना चाहते तो उसे घर में ही क्यों रखते? खुद मुसीबत पालने का शौक किसे है? मुशवन ने बेबसी से दादी की तरफ देखा। पापा मम्मी सच में बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें मत डांटिए। उसे इस बात की खुशी थी कि उसे घर में रहने दिया गया, क्योंकि उसे पता था कि वो असली वारिस नहीं है। ठीक है ठीक है, इतना परेशान मत हो, तेरी दादी बस तेरी फिक्र करती है। लुमांची ने माहौल को ठंडा करने के लिए कहा। दादी ने म्यूशवान के सिर पर हाथ फेरा, उनकी आंखों में बहुत प्यार था। अगले साल तुम्हारी 12th पूरी हो जाएगी तो राजधानी की यूनिवर्सिटी जिनचेंग यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना और यहीं हवेली में मेरे साथ रहना। म्यूशवान ने तुरंत माँ की तरफ देखा, जैसे उनकी इजाजत मांग रहा हो। पेशवेरो ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमने पहले ही बात की थी, जो म्यूशवान को पसंद हो वो वही करेगा। फिर उन्होंने दादी की बात का समर्थन करते हुए कहा, दादी सही कह रही हैं, यहाँ पास में रहोगे तो देखभाल आसान होगी। म्यूशवान को पहले तो खुशी हुई, पर फिर उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या मम्मी सच में उससे निराश हैं? क्या वो उसे खुद से दूर राजधानी भेजना चाहती हैं ताकि उसे रोज घर में ना देखना पड़े? उसका मन फिर से उदास हो गया, पर उसने जबरदस्ती अपनी मुस्कान बनाए रखी। शुक्र है कि उसने सिर झुका लिया था, वरना सब उसकी बनावटी खुशी भांप लेते। राजधानी में हमारा 2 दिन रुकने का प्लान था। माँ चाहती थी कि वो मुझे यहाँ की मशहूर जगह दिखाएं, क्योंकि मैं पहली बार आया था। यहाँ घूमने और खाने की बहुत सी जगह थी। नए साल पर लोग मंदिर जरूर जाते हैं और यहाँ के भव्य मेले टेम्पल फेयर बहुत मशहूर थे। तीसरे दिन पापा मू मिंगवान का भी मन हुआ कि पूरा खानदान साथ चले। इतने सालों बाद सब मिले हैं तो साथ चलना तो बनता है, उन्होंने कहा। भीड़ भाड़ में मजा आएगा, इसलिए 2 बड़ी गाड़ियों में पूरा परिवार निकल पड़ा। मेंग सीजी पता नहीं क्या सोचकर हमारे साथ हो लिया और मुशवन को खींचकर तायाजी की गाड़ी में ले गया। उसने पापा के छोटे बेटे को हटा दिया। मुंह रुक्षे पापा की भतीजी थोड़ी भोली भाली और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो बातों में चालाकी नहीं जानती थी। वो शुरू से म्यूवे की पक्की दोस्त थी और दोनों मजे से बातें कर रही थी। मैंने उनकी तरफ एक रहस्यमयी नजर डाली। वाकई एक जैसे लोग ही साथ रहते हैं। युवे खुद भोली डम है, इसलिए उसकी दोस्ती भी वैसी ही है। युवे ने मेरी नजर नोटिस की और मुझे अजीब तरह से देखा। अब इसे क्या हुआ?
नए साल का दिन है, कहीं ये फिर से मेरी डांट ना खिलवा दे। उस सोचा। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। हम राजधानी के सबसे मशहूर मंदिर पहुंचे, जिसका 300 साल पुराना इतिहास था। युद्धों और समय की मार झेलने के बाद भी ये मंदिर सुरक्षित बचा हुआ था। मुख्य हॉल में भगवान की बुद्ध की प्रतिमा सदियों से शांत बैठी दुनिया का तमाशा देख रही थी। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर गया और सबके साथ प्रार्थना के लिए बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपनी प्रार्थना दोहराई। उम्मीद है कि मैं जल्द ही काफी पुण्य गुड डीड्स कमा लूंगा, ताकि सिटी ऑफ द डेड वापस जाकर गेट ऑफ रीबर्थ को फिर से खोल सकूं। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरी नजर मूर्ति की आंखों से मिली। मैं ठिठक गया। मुझे मूर्ति की आंखों में कुछ अजीब लगा। पहले लगा कि शायद मेरा वहम है, पर मैं मूर्ति को बिना पलक झपकाए देखता रहा ताकि सच जान सकूं। शाओ चैन, ऐसे मूर्ति को घूरते नहीं है, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ ने अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद मुझे टोका। मैंने अपनी नजरें हटाई। मम्मी, क्या आपको इनकी आंखें कुछ अजीब नहीं लग रही? माँ ने बेपरवाही से एक नजर डाली और मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम भी क्या क्या सोचते रहते हो? भगवान की मूर्तियां ऐसी ही होती हैं। ये मूर्ति 300 साल पुरानी है और जब से मंदिर बना है ये वैसी ही है। इसमें कुछ अजीब कैसे हो सकता है? ये सोचकर कि मैं एक मठ टावर्स टेम्पल में पला बढ़ा हूँ, उन्होंने प्यार से समझाया, यहाँ मंदिर ज्यादा है पर मठ भी मिल जाएंगे। किसी दिन तुम्हें वहां भी ले जाऊंगी। अगर मैं सिटी ऑफ द डेड का राजकुमार ना होता तो उनकी बात सुनकर वाकई डर जाता। मैं कोई भूत तो नहीं हूं, पर यमलोक अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए इन देवताओं से मेरा मेल नहीं बैठता। ऐसी जगहों पर कम ही आना चाहिए। उठने से पहले मैंने एक बार फिर मूर्ति को देखा। मुझे माहौल में कुछ अजीब ईवल बाय स्पूकी महसूस हो रहा था। पहली नजर में सब बहुत शांत और दयालु लग रहा था, पर गहराई से देखने पर उसमें कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे ये कोई पवित्र शक्ति ना हो। हॉल से बाहर निकलते वक्त मैंने अपनी उलझन को दबा दिया। शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। 300 साल पुराने मंदिर में जहाँ इतनी पूजा होती है, वहाँ कोई बुराई कैसे टिक सकती है? मैं यहाँ पहले भी आ चुकी थी। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। राजधानी में काफी बर्फबारी हुई थी और पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी थी। मुझे पहाड़ों पर जमी बर्फ देखने में काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि मैंने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। यानी शायद नहीं देखी थी। सिटी ऑफ द डेड में कितने साल रहा ये याद नहीं, पर उससे पहले का भी कोई ख्याल नहीं है। माँ ने देखा कि मैं सबसे आगे उछलते कूदते चल रहा था। घर में जो मेरा गंभीर और मैच्योर रूप था वो यहाँ गायब हो गया था। अब मैं एक आम छोटे लड़के जैसा दिख रहा था। अपने बेटे को इतना खुश और चंचल देखकर माँ के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान आ गई, पर उनके मन में थोड़ा मलल भी था कि उन्होंने अपने बेटे का बचपन मिस कर दिया। बहनों को भी ये देखकर ताज्जुब हुआ। उन्हें लगता था कि उनका छोटा भाई बहुत ओल्ड फैशन्ड और गंभीर है, पर वो तो अभी बच्चा ही था। चलते चलते म्यूए की शरारत जाग गई। उसने झुककर बर्फ मुट्ठी में भरी, उसका एक गोला स्नोबॉल बनाया और आगे चलते हुए मुझ पर दे मारा। बर्फ सीधे मुझे लगी। मैं रुक गया और एक सख्त चेहरा बनाकर पीछे मुड़ा। तीनों बहनें तुरंत यूए की तरफ इशारा करने लगीं, जैसे वो बेगुनाह हो। मैंने यूए की तरफ तिरछी नजरों से देखा। इतनी हिम्मत, मुझ पर बर्फ फेंकने की जरूरत। यूए मुझे चढ़ाने के लिए फिर से बर्फ उठाने लगी। मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मेरे सिर पर सफेद ऊनी टोपी थी जिसमें दो प्यारे से लटकन पॉम्पॉम्स लगे थे। जब मैं मुस्कुराया तो मेरा चेहरा किसी नन्ही बिल्ली किटन जैसा मासूम और प्यारा लग रहा था। ये नजारा देखकर चारों बहनों का दिल पिघल गया। उन्हें इतनी क्यूटनेस महसूस हुई कि उनका मन किया कि मेरे गाल खींच लें। उनका छोटा भाई इतना प्यारा भी हो सकता है? आमतौर पर जो मेरा मैच्योर व्यवहार था उसके मुकाबले ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही कमाल का था, पर मैं अपनी कूल इमेज को इतना भी खराब नहीं होने देना चाहता था। युवे को लगा कि वो मोशवन से भी ज्यादा प्यारा लगा है। वो अब यही सोच रही थी कि अचानक एक सफेद गोला सीधे उसके चेहरे पर आ लगा। उसने बचने की कोशिश की पर नाकाम रही। वो हक्की बक्की रह गई। मैंने अपनी कमर पे हाथ रखे और गर्व से मुस्कुराया। मुझ पर हमला करोगी? अब बचकर दिखाओ, ये तो बस शुरुआत है। पेशवेरू बगल में खड़ी मुट्ठियां भींचकर अपने बेटे का हौसला बढ़ा रही थी। शाओ चैन, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तुम्हारी चौथी बहन पिटने के ही लायक है। इसे अच्छे से मारो, बस जान से मत मारना, बाकी सब चलेगा। मम्मी, मैं अब भी आपकी बेटी हूँ। मुयुवे बेबसी से चिल्लाए। पेशवेरों ने उसे तिरछी नजर से देखा। काश तुम मेरी बेटी ना होती, पर अफसोस तुम्हारी शक्ल मुझसे इतनी मिलती है कि किसी के बदलने की गुंजाइश ही नहीं है। मुयुवे को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। क्या आपको डर नहीं लगता कि छोटा भाई मुझे घायल कर देगा? उसने हार न मानते हुए पूछा। माँ ने हाथ हवा में लहरा दिया। अगर ऐसा हुआ तो साबित हो जाएगा कि तुम बिल्कुल निकम्मी हो। बर्फ की गोलों से भी कोई घायल होता है क्या? और अगर हो गई तो मतलब तुम जरूरत से ज्यादा कमजोर वीक हो। कल को लोग तुम पर हंसेंगे। बातों के बीच मैंने एक और स्नोबॉल उसकी तरफ दे मारा। मेरा मन तो कब से युवे को सबक सिखाने का था। लंबाई बढ़ गई पर दिमाग जरा भी नहीं बढ़ा। दूसरों की दो बातों में आकर भड़क जाती है। पता नहीं कब किसका मोहरा बनकर क्या कर बैठे। आमतौर पर तो मैं उसे भाव नहीं देता, पर आज वो खुद आफत को दावत दे रही थी तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला था। एक बार अच्छे से खबर लेना तो बनता है। फिर क्या था, मुंह युवे और मेरे बीच जंग छिड़ गई। उसे लगा कि वो हट्टी कट्टी है तो बर्फ की लड़ाई में एक छोटे लड़के को तो हरा ही देगी। उसने सोचा था कि इसी बहाने अपना पुराना बदला ले लेगी, पर हकीकत बहुत कड़वी थी। मैंने उसे बुरी तरह धूल चटा दी। आखिर में वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। अफसोस, उसकी तीनों स्वार्थी बहनों ने उसकी मदद करने के बजाय मजे से तमाशा देखा। 8 लोगों के परिवार में शायद वही थी जिसे गोद लिया गया था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हैं यूवे और मैं रुक गए। यूवे ने राहत की सांस ली। भाई से हारना उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सामने म्यूशन और मेंग सिजी खड़े थे। सब साथ ही आए थे पर दर्शन के बाद अलग हो गए थे। मेंग सिजी जबरदस्ती म्यूशन को अपने साथ ले गया था, पर अब वो वापस मिल गए थे। यूवे की हालत खस्ता थी। अच्छे कपड़े गंदे हो चुके थे और बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे बर्फ से भरे थे। दूसरी तरफ मुझे देखा तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। मूशन को ये अच्छा नहीं लगा। शाओ चेन, तुमने चौथी बहन का ये क्या हाल बना दिया है? यूवे को लगा कि अब मामला बिगड़ेगा। वो सफाई देने ही वाली थी कि मैंने उसे मौका नहीं दिया। अगर तुम चिल्लाते नहीं तो मैं इसे और भी बुरी तरह मारता। और वैसे भी शुरुआत इसने की थी। उसने बस एक बार मारा था, पर मैंने उसे टारगेट बनाकर जो धोया वो देखने लायक था। मूशवान चकपका गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, फिर भी
इतना ज्यादा तो नहीं मरना चाहिए था। युवी ने तुरंत बात संभाली। श्वन, मैं ठीक हूँ, हम बस खेल रहे थे, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बस कपड़े गंदे हुए हैं, फिक्र मत करो। मूशवन की दखलंदाजी ने मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने हाथ में बचा बर्फ का गोला एक तरफ फेंका, अपने हाथ झाड़े और एक ठंडी आ भरी। माँ के पास जाकर बोला, मम्मी चलिए आगे चलते हैं। पे शेरों मुस्कुराई और उन्होंने सिर हिलाया। फिर उन्होंने म्यूशवन और मैंग सीजी की तरफ देखा। अब मिल गए हो तो साथ ही चलो, नए साल पर भीड़ बहुत है, कुछ ऊंच नीच हो सकती है। हालांकि उन्हें डर था कि दोनों में झगड़ा ना हो जाए। माँ की नज़रें म्यूशवन पर टिकी थीं। उन्होंने कभी एक मास्टर की मदद की थी जिन्होंने बदले में एक वादा किया था। माँ ने पहले कभी उस वादे को निभाने का नहीं सोचा था, पर अब उन्हें अपने बड़े पोते म्यूशवन को बचाना था। मंदिर का दौरा शांति से पूरा हुआ और सब हवेली लौट आए। दोनों पति पत्नी अब सुकून में थे। राजधानी में 2 दिन बिताने के बाद हम वापस हैशी लौट आए। पापा मेरे स्कूल एडमिशन के काम में जुट गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि मुझे मूशवन वाले स्कूल में ही भेजा जाए। भले ही हमारे रिश्ते अच्छे ना हों, पर एक ही स्कूल और एक ही ग्रेड में होने से हम एक दूसरे का ख्याल केयर रख सकेंगे, यही उनका सोचना था। हालांकि उन्हें खुद इस बात पर पूरा यकीन नहीं था। शाओचेन के मिजाज को देखते हुए मूशवान से तालमेल बैठना नामुमकिन था, पर फिर भी उन्होंने एक उम्मीद के साथ यही फैसला लिया। सर्दियों की छुट्टियों में मैंने जमकर पढ़ाई क्रैश कोर्स की। मेरी बहनों और घर आए ट्यूटर्स ने मुझे काफी कुछ सिखाया। शुरुआत में सबको लग रहा था कि मैं बिल्कुल कोरा कागज हूँ, क्योंकि मेरा कोई पिछला स्कूल रिकॉर्ड नहीं था। पर जल्द ही सबको समझ आ गया कि भले ही मैं स्कूल नहीं गया, पर मठ की उन गुरु माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मेरी सीखने की ताकत, लर्निंग एबिलिटी बहुत तेज थी। पापा और माँ ये देखकर हैरान और खुश थे। उन्हें लगा कि शुक्र है वो गुरु माँ पढ़ी लिखी थी, वरना उनका बेटा वाकई अनपढ़ रह जाता। आखिरकार स्कूल खुलने का दिन आ गया। उस दिन पापा ने अपने ऑफिस का वक्त बदला। वो खुद गाड़ी चलाकर मुझे स्कूल छोड़ने आए। कार में फिक्रमंद माँ और चारों बहनों की तरफ से न्यू ईयर भी साथ थी। माँ रास्ते भर मुझे हिदायतें देती रहीं और मैंने बिना चिढ़े उनकी बातें सुनी। पर युवे का सब्र जवाब दिया, मम्मी बस भी कीजिए, वो सिर्फ स्कूल जा रहा है, किसी खतरनाक मिशन पर नहीं। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, और वैसे भी वो कोई हॉस्टल में नहीं रह रहा, रोज घर वापस आएगा। माँ ने उसे घूर कर देखा। तुम कुछ नहीं जानती तो चुप रहो। इस स्कूल में अभी कुछ समय पहले ही इतना बड़ा हादसा वेनिमो केस हुआ है। अगर ये मूशवान का आखिरी सेमेस्टर ना होता तो मैं शाओचेन को यहाँ कभी नहीं भेजती। उस हादसे का ख्याल आते ही माँ का मन भारी हो गया। उन्हें पता था कि म्यूशवान भी इसमें शामिल था। उनका मन हुआ कि वो उसे कुछ कहें, पर चुपचाप बैठे म्यूशवान को देखकर उन्होंने बात पी ली। उन्हें लगा कि शायद से अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो वजह से ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर वो बार बार वही बात दोहराएंगी तो वो फिर से परेशान, सेंसिटिव हो जाएगा। मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मैं जानता था कि वो किस बात से डर रही हैं। भले ही मैं मुंह खानदान का बेटा हूं, पर अगर मैं एक आम लड़का भी होता तो जो मुझे छेड़ता मैं उसे 100 गुना ज्यादा लौटाता। बुरे लोग सिर्फ कमजोर को दबाते हैं। अगर आप उनसे भी ज्यादा बुरे बन जाएं तो वो डके मारे आपके पैर पकड़ लेंगे। पापा और माँ ने मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ा, उसके आगे जाने की इजाजत नहीं थी। गेट पर मुझे और मूशान को अंदर जाते देख माँ की आंखों में अब भी चिंता थी। पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, शाओ चैन समझदार है, वो अपना ख्याल रख सकता है। वैसे भी वो दबने वालों में से नहीं है। माँ ने उन्हें एक फीकी नजर से देखा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरा मिजाज जानती थी, इसीलिए तो फिक्र थी। अगर किसी से झगड़ा हो गया तो क्या होगा। स्कूल के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी थी। मैं स्कूल की इमारतों को गौर से देख रहा था। इस जमाने के बच्चे वाकई खुशनसीब हैं। लड़के लड़कियां एक साथ मदरसा यानी स्कूल जा सकते हैं, वो भी इतने कम पैसों में। इतनी बड़ी और चमकदार जगह, साफ सुथरा फर्श, गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में गर्मी का इंतजाम। पुराने वक्त जैसा बिल्कुल नहीं था। पहले तो सिर्फ ऊंचे खानदान के बच्चों के लिए ही पढ़ाई का माहौल अच्छा होता था। आम बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। मेरे मन में एक ख्याल क्यों आया, क्या मैंने ऐसा पहले कभी देखा है। मैं एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, पर दिमाग में कोई पुरानी याद नहीं मिली। मुझे लगा शायद किसी सोल ने मुझे ये सब बताया होगा। मूशवन ने मेरी हैरानी भरी नजरों को नोटिस किया। उसके मन में मेरे प्रति नफरत और हिकारत डिस्डेन थी, जिसे उसने अपनी पलकें झुकाकर छिपा लिया। शाओचेन, क्या तुम्हें अपनी क्लास का रास्ता पता है? क्या मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं? उसने बिल्डिंग के सामने खड़े होकर पूछा। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा। नहीं, वो मुस्कुराया। ठीक है फिर तुम खुद चले जाओ, तुम्हारी क्लास ऊपर है, आसानी से मिल जाएगी। ना मिले तो किसी टीचर से पूछ लेना। मूशवन खुश था कि मेरी वापसी छुट्टियों के पास हुई थी, जिससे उसे लोगों की अजीब नजरों से बचने का मौका मिल गया। ये सोचकर उसने चैन की सांस ली और अपने रास्ते पर चल दिया। मैं उसके उलट दिशा में बढ़ा। एफ क्लास के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने ऊपर देखा, रास्ता सही था। फिर मैं खामोश हो गया। मैं सोचने लगा कि जब मैंने पापा से कहा था कि मुझे एफ क्लास में ही जाना है, तो उनके चेहरे पर वो अजीब से भाव क्यों थे। तुम नए स्टूडेंट हो ना, तुम्हारा नाम म्यूचन है। एफ क्लास के क्लास टीचर एचओडी तेजी से आए। एक लड़के को दरवाजे पर खड़ा देख उन्हें सब याद आ गया। मैं तुरंत उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गौर से देखा। उनकी पहचान पक्की करने के बाद मैंने तमीज से झुककर वो अभिवादन किया। नमस्ते सर। टीचर सन्न रह गए, इतनी इज्जत। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस क्लास का कोई बच्चा ऐसे पेश आएगा। मूचेन, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम लियू है, सब मुझे बिग लियू कहते हैं, तुम भी कह सकते हो। कोई भी मुश्किल हो तो मेरे पास आना। मैंने साफ मना कर दिया और बहुत गंभीरता से कहा, आप टीचर हैं, आपका सम्मान करना मेरा फर्ज है। मैं आपको बिग लियू कैसे कह सकता हूँ? गुरु का आदर करना बुनियादी संस्कार है। शिक्षक बिग लियू का दिल भर आया। इतने सालों की टीचिंग में पहली बार उन्हें किसी ने ऐसा सम्मान दिया था, पर वो भावुकता पल भर की थी। वो तुरंत नॉर्मल हो गए। चलो, क्लास शुरू होने वाली है, मेरे साथ अंदर आओ। वो तेजी से क्लास में घुसे, पर स्टूडेंट्स ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शोर शराबा वैसा ही जारी था। टीचर को इसकी आदत थी। सब चुप हो जाओ, क्लास शुरू हो गई है। आज हमारे साथ एक नया साथी जुड़ा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। क्लास का शोर थोड़ा कम हुआ। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं जो स्टेज पर खड़ा था। ओह, इस वक्त कोई नया एडमिशन, ये तो ताज्जुब की बात है। वैसे लड़का दिखने में काफी हैंडसम है। नीचे से आ रही फुसफुसाहट सुनकर टीचर को थोड़ी झिझक हुई। उन्होंने गले साफ किया और प्यार से बोले, मूचेन, अपना इंट्रोडक्शन परिचय दो। मैंने शांत होकर सबको देखा। मैं मूचेन हूँ, बस इतना ही। टीचर को लगा मैं और बोलूंगा, पर मैं चुप रहा।
मूचन, तुम्हारा परिचय तो बहुत ही छोटा था। खैर, अब सीट का फैसला करना था। टीचर अभी सोच ही रहे थे कि मैं खुद एक खाली सीट की तरफ बढ़ गया। मुझे खास सीट पर बैठते देख टीचर और पूरी क्लास के मुंह खुले के खुले रह गए। सबके चेहरे पर हैरानी और खौफ साफ था। स्टूडेंट्स के चेहरे पर अब एक तमाशा देखने वाली चमक, एक्साइटमेंट आ गई थी। तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? मैंने मुड़कर अपने साथ बैठे पार्टनर को देखा। क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? नहीं, मुझे किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, लूचुपिंग ने गुस्से में कहा। अगर सामने लड़का ना होता तो वो उसे अब तक लात मार चुकी होती। भला किसकी इतनी हिम्मत कि उसके बगल में आकर बैठ जाए? मैंने अपनी नजरें हटाई और बेरुखी से कहा, तो फिर तुम अपनी सीट बदल लो। लू च्यूपिंग और पूरी क्लास सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो वो गुस्से में हंसने लगी और अपनी तरफ उंगली दिखाकर बोली, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, तुमने खुद को इंट्रोड्यूस तो किया नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? मेरी पहचान जाने बिना मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत। ये मत समझना कि तुम लड़के हो तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। मैंने आखिरकार उसे एक नजर दी। तुम मुझे मारना चाहती हो? निकलो यहाँ से वरना तुम्हें खबर मिल जाएगी। मैंने थोड़ा सोचा और बहुत गंभीरता से कहा, तो फिर चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी बात मानोगी, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। कैसा रहेगा? क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ, ये पिंग जे पिंजी से लड़ना चाहता है। इसे अंदाजा भी नहीं है कि हमारी बहन कितनी खतरनाक है। इसे तो आज अच्छा सबक मिलेगा। लू च्यूपिंग ने नफरत से अपना मुंह बनाया। मैं लड़कों पर हाथ नहीं उठाती, तुम मेरी एक उंगली के लायक भी नहीं हो। मैं धीरे से मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम मुझसे लड़ने से डर रही हो, तुम्हें हारने का डर है। ये सुनते ही लू च्यूपिंग किसी घायल शेरनी की तरह अपनी सीट से उछल पड़ी। मैं हारूंगी? क्या मजाक है? ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बर्बादी का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। पहले तो उसे लगा कि लड़का दिखने में अच्छा है तो शायद वो उसे छोड़ देती, पर अब उसकी बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। उसे लगा कि मैं भी उन लड़कों जैसा हूं जो उसके करीब आना चाहते हैं। तो फिर ये डील पक्की रही। मैंने शांति से अपनी किताबें निकाली और बहुत ही तमीज डिसिप्लिन मैनर से क्लास अटेंड करने के लिए बैठ गया। दूसरी तरफ एक क्लास में म्यूशुआन के पास उसके दोस्त जमा हो गए थे। म्यूशुआन, तुम्हारा वो भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे एक ही क्लास में नहीं रखवाया? म्यूशुआन ने अपने होंठ भींचे और जवाब दिया, शाओ चेन एफ क्लास में गया है। एफ क्लास? इसका मतलब उसकी पढ़ाई बहुत खराब है। तुम्हारे मम्मी पापा तो उसे बहुत प्यार करते थे, फिर उसे उस कचरा क्लास में क्यों भेजा? वहां तो सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता और जो सिर्फ विदेश जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहां सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें खानदान का वारिस नहीं बनना और जो सिर्फ मजे करने आते हैं। वहां किसी को ग्रेड्स की फिक्र नहीं होती, बस स्कूल में कोई लफड़ा ना हो इतना ही काफी है। मुंह परिवार ने उसे वहां भेजा है, मतलब वो उसे उतना प्यार नहीं करते जितना दिखाते हैं। सही कहा। भले ही वो सगा बेटा हो, पर एक शून्य एक दो साल बाहर रहा है, क्या पता कैसा हो। वो तुम्हारे म्यूशुन मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। इसका मतलब आज भी तुम ही असली वारिस हो। म्यूशुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शायद शाओ चेन का एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा। उसने ये नहीं बताया कि पापा ने उसे ए क्लास में डालने की कोशिश की थी, पर मैंने खुद मना कर दिया था। पापा ने अपने लाडले की बात मान ली थी और इसीलिए मैं एफ क्लास में था। उसके दोस्तों ने तंज कसा एफ क्लास। वाकई बहुत शर्मनाक है। मूशुआन तो हमेशा टॉप करता है, इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मूशुआन ने सफाई दी, शाओ चेन की गलती नहीं है। वो एक मठ में पला बढ़ा है, उसने कभी कोई रेगुलर स्कूल नहीं देखा। उसे एडमिशन मिल गया, वही बड़ी बात है। अगर वो मेहनत करेगा तो शायद क्लास बदल सके। अब तो सेमेस्टर खत्म होने वाला है, अब क्या बदलेगा? 12th के बाद तो कॉलेज बदल जाएगा। तुमने कहा वो मठ में रहता था, क्या ये सच है? ये चटपटी खबर सुनते ही और भी स्टूडेंट्स वहां जमा हो गए। ये बताने वाली बात नहीं है, क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर जाओ। मूशवान ने उन्हें टालने की कोशिश की, पर उसकी खामोशी ने लोगों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। सब अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। मूशवान अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी किताब खोल ली। वो हमेशा की तरह शांत और आज्ञाकारी दिख रहा था, पर अचानक उसकी नजर एक खाली सीट पर पड़ी जहां उसका कोई पुराना दोस्त बैठा करता था। वो जगह अब सूनी थी। जान ज्ञान का ख्याल आते ही उसकी आंखें नम हो गई। फिर उसकी नजर एक और जगह पड़ी और वो तुरंत पीछे हट गया, जैसे उसे किसी ने सुई चुभा दी हो। वो वेन यीमो की सीट थी। हादसे के बाद सब बदल गया था। आमतौर पे ए क्लास और एफ क्लास का कोई मेल नहीं होता था। दोनों एक दूसरे को नीची नजर से देखते थे, पर आज कुछ अलग था। जैसे ब्रेक हुआ, एक स्टूडेंट भागता हुआ क्लास में आया। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। एफ क्लास में जंग होने वाली है। पागल हो क्या? एफ क्लास में तो रोज ही लफड़े होते हैं, इसमें नया क्या है? अरे नहीं। उस स्टूडेंट ने पैर पटके और मूशवान की तरफ इशारा किया। मूशवान को कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें पता है लू चियूपिंग से कौन भिड़ने वाला है? उसकी नजरें फिर से म्यूशवान पर टिक गईं। ये इशारा इतना साफ था कि कोई भी समझ सकता था। म्यूशवान का चेहरा फक पड़ गया। तुम्हारा मतलब है शाओ चैन? पर लू च्यूपिंग से? वो तो पूरे स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की है। उसे तो 9th क्लास से ही कोई नहीं हरा पाया। वो तो पूरे स्कूल की क्वीन मानी जाती है, जिससे पंगा लेना मतलब अपनी बर्बादी है। हाँ वही। ये खबर एफ क्लास के बच्चों ने ही फैलाई है। कहते हैं म्यू चैन ने खुद उसे चैलेंज चुनौती दी है कि छुट्टी के बाद मैदान में मुकाबला होगा। ये सुनते ही सब म्यू शुआन को चिढ़ाने लगे। मूशवान, तुम्हारा भाई तो वाकई बहुत हिम्मती है। क्या उसने मार्शल आर्ट सीखी है? क्या वो जीत पाएगा? मूशवान गुस्से और चिंता में तुरंत बाहर की तरफ भागा। क्या शाओ चैन पागल हो गया है? उसे क्या लगता है कि स्कूल उसके घर जैसा है जहां सब उसके नखरे सहेंगे? वो यहाँ अपनी मनमानी नहीं चला सकता। वो गुस्से में एफ क्लास की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में ही उसके कदम रुक गए। उसने अपने होंठ भींचे और मुट्ठियां कस लीं। अगर मैं उसे रोकूंगा तो शायद मम्मी पापा मुझ पर चिल्लाएंगे कि मैंने दखल क्यों दिया, पर अगर वो लड़ा तो मुसीबत तो पक्का आएगी। लू परिवार कोई छोटा मोटा खानदान नहीं है। उसने लू च्यूपिंग के बारे में बहुत सुना था और उसे पता था कि वो बहुत खतरनाक है। उसने चुपचाप पीछे हटने का फैसला किया। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वो वैसे भी मेरी बात नहीं सुनेगा और शायद मेरी बेइज्जती ही करेगा। उसने कहा है ना कि छुट्टी के बाद लड़ेगा, मैं तब जाकर देखूंगा। अगर मामला बिगड़ा तो बड़ी बहन को कॉल कर दूंगा। एफ क्लास में सुबह से ही माहौल गर्म था। बिग ल्यू ने हम दोनों की बात सुनी, पर उन्होंने इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, च्यूपिंग, नए लड़के के साथ ज्यादा सख्ती मत करना, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ।
उन्हें लगा कि लू च्यूपिंग एक नए स्टूडेंट पर अपना गुस्सा नहीं उतारेगी, पर उन्हें क्या पता था कि मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। जैसे ही छुट्टी हुई, एफ क्लास के बच्चों का हुजूम S1 चिल्लाते हुए स्कूल के पीछे वाले छोटे जंगल की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने पीछे आती भीड़ को देखा और फिर लू च्यूपिंग पर नजर डाली। मेरा मन हुआ कि उसे एक बार चेतावनी दे दूं कि इन सबको वापस भेज दे, वरना थोड़ी देर में उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली थी। आखिर साख रेपुटेशन सबको प्यारी होती है। सिटी ऑफ द डेड में भी अक्सर ऐसा होता था, लोग हारने के बाद रोते हुए मेरे पास आते थे कि न्याय करो, पर वहां न्याय का एक ही उसूल था, अगर तुम कमजोर हो तो अपनी हार स्वीकार करो। बाद में मैंने अपनी बड़ी बहन की जगह सारा राजकाज संभाला, तो इन छोटी बातों के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं बचा। वहां के छोटे मोटे झगड़ों से कहीं ज्यादा जरूरी काम थे मेरे पास। लू चियोपिंग को लगा कि मेरी नजरों में उसे लेकर कोई खोट है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो कैसे लड़ना चाहते हो? अभी भी वक्त है, अगर माफी मांग लो तो मैं ये मामला यहीं रफा दफा कर दूंगी। मैं दिल की बड़ी हूँ, ज्यादा बुरा नहीं मांगी, उसने बड़े घमंड के साथ कहा। उसे लग रहा था कि एक लड़के से लड़ना उसकी शान के खिलाफ है और हारने पर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, पर वो बिना माफी के पीछे भी नहीं हट सकती थी। आखिर उसकी इज्जत का सवाल था। मैंने बस इतना कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे लड़ो, फालतू बातें छोड़ो और शुरू करो, मुझे जल्दी घर जाना है। मुंह परिवार का ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। लू च्यूपिंग का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि वो बड़प्पन दिखा रही है और मैं उसकी कद्र नहीं कर रहा। मुशवन छुट्टी होते ही गायब हो गया था। सबको लगा कि वो रोकने गया है। वो जंगल की तरफ गया जरूर, पर हमें दूर से देखते ही तुरंत पलट गया और सीधे स्कूल के गेट की तरफ बाहर निकला। गेट पर पहुंचते ही उसे म्यू परिवार की कार दिख गई। कार से बड़ी बहन म्यू वांटिंग उतर रही थी। मुशवन की आंखें चमक उठी और वो दौड़कर उनके पास गया। दीदी, आप सही वक्त पर आ गई। शौचन किसी से लड़ने वाला है, आप जल्दी चलिए और उसे रोकिए। म्यू वांटिंग सन्न रह गई। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। लड़ाई? तुम कह रहे हो शौचन लड़ने वाला है? मुशवन ने बहुत फिक्रमंद होने का नाटक किया। पता नहीं कैसे स्कूल आते ही उसका क्लास के शरारती बच्चों से झगड़ा हो गया और अब वो जंगल में लड़ने गया है। उसने मेरी बात नहीं मानी। दीदी जल्दी चलिए, वरना उसे बहुत चोट लग जाएगी। मुंह वांटिंग घबरा गई और बिना कुछ सोचे स्कूल के अंदर भागी। गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने अपनी पहचान बताई और कहा कि घर का बच्चा मुसीबत में है, तो उसने उन्हें जाने दिया। मुशवन उन्हें जंगल की तरफ ले जा रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र थी, पर आंखों में एक अजीब सी उम्मीद छप रही थी। मुंह वांटिंग अपने भाई की चिंता में इतनी डूबी थी कि उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। जैसे ही वो दोनों जंगल में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। मुंह वांटिंग तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगा था कि उनका छोटा भाई पिट रहा होगा, पर हकीकत कुछ और ही थी। दीदी, आप स्कूल के अंदर कैसे आ गई? वक्त काफी हो गया है, चलिए घर चलते हैं। मैं उनके पास से गुजर गया और वो बस मुझे देखती रह गई। वो कई सेकंड तक वहीं बुत बनी खड़ी रही। जब मैं कार तक पहुंच गया, तब जाकर उनकी आवाज निकली। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी उलझन थी। मैंने बहुत ही सादगी से उन्हें बताया, मैंने अभी अभी एक लड़ाई की और मैं जीत गया। ये बहुत छोटी सी बात है, मम्मी पापा को बताने की जरूरत नहीं है, वरना वो फालतू में परेशान होंगे। आपको क्या लगता है? उन्हें लगा कि ये गलत है, मेरा लड़ना और इतनी आसानी से जीत जाना। क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखी है? इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। जाहिर है मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में माहिर हूँ। सिटी ऑफ द डेड में अपनी बड़ी बहन के बाद मैं ही सबसे ताकतवर था। मुंह वांटिंग खामोश हो गई। तभी मुशवान भी हाफते हुए वहां पहुंच गया। उसने कार का दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी फूली हुई थी। मैंने उसे देखते ही एक सख्त हिदायत दी, मैं नहीं चाहता कि आज की बात मम्मी पापा तक पहुंचे। उन्हें परेशान करने का कोई फायदा नहीं है, समझे? मुशवान ने मेरी बर्फीली नजरों को देखा और उसका दम घुटने लगा। उसने मदद के लिए बड़ी बहन की तरफ देखा, पर वो खुद अभी तक सदमे में थी और उन्होंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मुशवान को मजबूरी में और बहुत चिढ़ते हुए अपनी आंखें झुकानी पड़ी। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। रास्ते में म्यू वांटिंग ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें लड़ना आता है? मैंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, आपने कभी पूछा ही नहीं। ये सुनकर वो चुप हो गई। उनके मन में एक अजीब सा पछतावा जागने लगा। उन्हें लगा कि घर आने के बाद उन्होंने वाकई अपने सगे भाई को समझने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा मुशवन की फिक्र करती रही और ये सोचती रही कि शायद बाहर पला बढ़ा ये भाई शाओचेन थोड़ा गवार या चिड़चिड़ा होगा। उन्हें लगा था कि मैं परिवार में झगड़े पैदा करूंगा, पर वो भूल गई थी कि मैं उनका अपना सगा भाई हूँ। उन्हें अब ख्याल आया कि मठ में मेरी परवरिश कैसे हुई होगी। गुरु माँ के जाने के बाद मैंने वो अकेले महीने कैसे बिताए होंगे। शायद मैंने अपनी हिफाजत सेल्फ डिफेंस के लिए ही ये सब सीखा होगा। घर पहुंचते ही पेशेवरों ने रोज की तरह मेरा हाल चाल पूछा। मैंने उन्हें कुछ भी शक नहीं होने दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका सीधा दिखने वाला बेटा अभी अभी जंग जीत कर आया है। मुशवन मेरा सच बताना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। उसे लगा कि अगर उसने बताया तो शायद उसे ही डांट पड़ेगी कि वो वहां क्या कर रहा था। मम्मी, शायद घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप तैयारी कर लीजिएगा। खाने की मेज पर पापा ने अचानक कहा। पेशवर हैरान थी। मेहमान? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। पापा ने अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे वो खुद भी थोड़ा उलझन में हो। राजधानी के डीवू परिवार की बड़ी मालकिन ओल्ड मैडम आ रही हैं। क्या डीवू परिवार? ये सुनकर माँ वाकई चौंक गई। दोनों परिवारों के बीच कभी कोई खास ताल्लुक नहीं रहा था, तो अचानक वो यहाँ क्यों आ रही थी? वो बस यहाँ किसी काम से आ रही हैं और होटल में नहीं रुकना चाहती। डीवू परिवार का यहाँ कोई अपना घर नहीं है। राजधानी वाली बड़ी बहन बुआ ने ही उन्हें हमारे यहाँ रुकने का सुझाव दिया है। बुआ भी ना, कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लिया होता। माँ जानती थी कि बुआ कोई ना कोई चाल चल रही है। डीवू परिवार भले ही राजधानी का नंबर 1 रेस खानदान ना हो, पर उनकी इज्जत और प्रभाव बहुत ज्यादा था। वो ना तो राजनीति में थे, ना ही बिजनेस में। उनका रसूख उनके पूर्वजों की भविष्यवाणी और किस्मत बदलने डिविनेशन की ताकतों की वजह से था। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों ने देश की तकदीर बदल दी थी और तभी से ये खानदान इतना पूजनीय है। पर कुदरत का नियम है, अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो बदले में कुछ खोना भी पड़ता है। किस्मत बदलने के बदले डीवू खानदान के संतानों का पतन होने लगा। अब वो एक विशाल साम्राज्य से सिमट कर बहुत छोटा रह गया था। पूरा खानदान बस 3-4 लोगों तक सीमित था। और सबसे दुखद बात यह थी कि उनका इकलौता वारिस, वो पिछले कुछ सालों से कोमाटोज वेजिटेटिव स्टेट में था। उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। खानदान की ताकतें भी कम हो गई थीं, पर फिर भी कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें ऊपर से हाईएस्ट अथॉरिटीज पूरी सुरक्षा हासिल थी। वो लड़का प्रेसिडेंशियल मैंशन में पला बढ़ा था
और देश के सबसे बड़े नेता उसे अपने बेटे जैसा प्यार करते थे। उसके इलाज के लिए दुनिया भर की ताकत लगा दी गई थी और ऐलान किया गया था कि जो उसे ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। भले ही दीवू परिवार सिमट रहा था, पर वो अब भी बहुत पावरफुल थे। बुआ जरूर उनसे कोई फायदा उठाना चाहती थी, पर उन्हें हमारी फिक्र नहीं थी। दादी की उम्र काफी हो गई है, अगर हमारे घर में उन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। माँ को यही चिंता सता रही थी, अगर सब ठीक रहा बुआ को फायदा होगा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पापा अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर सब समझ गए, वो भी इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। वो राजधानी के उस सत्ता के खेल से दूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी अपनी लग्जरी लाइफ जिए और उनके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले। वो अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार थे। जहां तक मेरा शाओचेन सवाल है, वो मुझे ताउम्र संभालना चाहते थे क्योंकि मैंने बचपन में बहुत दुख सहे थे। उन्हें लगा कि शायद दीवू परिवार से ताल्लुक बनाना मेरे लिए अच्छा होगा, शायद भविष्य में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। पर बच्चों के सामने वो ये सब नहीं कह सकते थे। ज्यादा सोचो, अभी तो उन्होंने सिर्फ आने की बात कही है, जरूरी नहीं कि वो आए ही। पर अगर वो आते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका नेटवर्क हो सकता है। माँ के पास हाँ कहने के अलावा कोई चाह नहीं था। बुआ ने अगर ठान लिया है तो वो दादी को बीच में ले आएंगी। घर के बाकी बच्चे इस बात को लेकर थोड़े उत्साहित थे, पर मेरी पलकें तक नहीं झपकी। मैं बस मजे से अपना खाना खा रहा था, जैसे मेरे सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन पकवान रखा हो। पापा मुझे देखकर फिर से फिक्रमंद हो गए। शाओचेन बहुत ही सीधा और मासूम प्यू है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। उन्हें लगा कि अगर कल को मुझे कोई अच्छी जीवन संगिनी नहीं मिली तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। वो चाहते थे कि माँ मुझे दुनिया की चालाकियों के बारे में सिखाएं। जब वो ये सब सोच ही रहे थे तब तक मैंने अपना खाना खत्म कर लिया था। मैंने अपने पिता की उन उलझन भरी नजरों को देखा और थोड़ा ठिठक गया। मुझे लगा शायद मैंने ज्यादा खा लिया है और वो मेरी सेहत की फिक्र कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि वो मुझे दुनिया का सबसे मासूम बच्चा समझ रहे हैं। अगले दिन जैसे ही मैंने स्कूल की एफ क्लास में कदम रखा, शोर शराबा अचानक बंद हो गया। सब अपनी अपनी जगह दुबक गए और छुपकर मुझे देखने लगे। उनकी नजरों में मेरे लिए एक अजीब सा खौफ था। मैं बिना इधर उधर देखे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बगल में बैठी लू चियुपिंग का चेहरा उतरा हुआ था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम मेरी बेइज्जती करने का इंतजार कर रहे हो? मैंने उसकी बात अनसुनी की और अपनी किताब निकाल ली। वो चिढ़ गई। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैंने उसे एक अजीब नजर से देखा। वो अपनी सीट से उछल पड़ी और मुझ पर चिल्लाने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? क्लास के बाकी बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। मैंने बहुत मासूमियत से अपनी आंखें झपकाई। ओह, तुम कल वाली लड़ाई की बात कर रही हो। तुम हार चुकी हो ना। अब से मैं इस क्लास का बॉस हूं, तो तुम मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत कैसे कर सकती हो? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी धाक अथॉरिटी जमाने के लिए खड़ा होकर स्टेज पर चला गया। मेरी नजरें पूरी क्लास पर बिजली की तरह गिरी। अब से मैं एफ क्लास का लीडर हूँ। जिसे एतराज हो वो मुझे चैलेंज कर सकता है, पर अब से सबको मेरी बात माननी होगी, समझे? भले ही मैंने लू चियुपिंग को हरा दिया था, पर पूरी क्लास इतनी आसानी से दबने वाली नहीं थी। एक नया लड़का आकर उनका लीडर बन जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई चालाकी या किस्मत के भरोसे लू चियुपिंग को हराया होगा। हम सिर्फ पिंगजे को अपना लीडर मानते हैं। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। अगर वो मुझे अपना लीडर मानती है तो जाहिर है तुम सबको भी मुझे मानना पड़ेगा। लू चियुपिंग को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। मैंने उससे सीधा सवाल किया, कल का नतीजा तुम्हें मंजूर है या नहीं? अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बेशर्मों का कोई इलाज नहीं होता। ये सुनकर वो गुस्से में हंसने लगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने अपने मन में ठान लिया कि ये बस एक इत्तेफाक था और वो अगली बार मुझे देख लेगी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कल वो जमीन पर कैसे गिर गई थी। उसे लगा कि मैंने कोई ट्रिक इस्तेमाल की है। मैंने उसे बहुत ही हकारत से देखा। मुझे कोई शौक नहीं था इस कचरा क्लास का लीडर बनने का। लीडर बनना कोई मजे का काम नहीं है। ये तो एक बिना सैलरी वाले नौकर नानी जैसा काम है। सिटी ऑफ द डेड में भी मैं यही सब करता था, पर यहाँ एफ क्लास में आना एक इत्तेफाक नहीं था। जब मैं ए क्लास की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि इस क्लास के ऊपर दो तरह की ऊर्जा एनर्जी मंडर रही है। एक काली नफरत और एक कमजोर पड़ती सुनहरी आभा पोपची। सुनहरी आभा का मतलब था कि यहाँ कोई वीआईपी यानी बहुत कीमती इंसान, नोबल पर्सन है जो मुसीबत में है। मुझे पुण्य कमाने का मौका दिखा और मैं समझ गया कि मेरा असली काम यही है। इसीलिए मैंने ए क्लास को ठुकराकर एफ क्लास को चुना। लो चियुपिंग ही वो बदनसीब रईस लकी अनलकी नोबल थी जिसकी मुझे तलाश थी। घर पर फिर से मेहमानों का जिक्र हुआ। दैवू परिवार के लोग कल आ रहे हैं, पापा ने मेज पर ऐलान किया। ये कोई सलाह नहीं थी बल्कि एक सूचना थी। बड़ी बहनें मुरोलान और म्यू याकीन इसे लेकर काफी उत्साहित थीं। उन्हें लगा कि घर में कोई बड़ा मेहमान आ रहा है। मुशवान अपनी प्लानिंग में जुटा था, पर मैं बस अपने खाने में मगन रहा। माँ फिर से सोच में पड़ गई। शाओचेन इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शाओचेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें कोई खास तैयारी करनी चाहिए? माँ ने अचानक मुझसे पूछा। मैंने अपना निवाला निगला और थोड़ा सोचा। अगर वो आ रहे हैं तो हमें बस उनकी अच्छी मेहमानबाजी करनी चाहिए। उन्हें एक आम मेहमान, ऑर्डिनरी गेस्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। मुशवान ने तुरंत टोक दिया। वो दिवो परिवार के लोग हैं, उन्हें आम मेहमान की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उन्हें तो वीआईपी सर्विस चाहिए होगी। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर उन्हें वीआईपी सर्विस चाहिए होती तो वो किसी 7 STAR होटल में जाते। वो हमारे घर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस बनावटी इज्जत फेक प्रोटोकॉल से दूर रहना चाहते हैं। हर कोई तालियां बजाना पसंद नहीं करता। पापा ये सुनकर सोच में पड़ गए और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान गई। शाओ चैन सही कह रहा है। दीवू परिवार दिखावे के लिए नहीं जाना जाता। अगर हम बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम चापलूसी कर रहे हैं। माँ को भी ये बात समझ आ गई। तुमने बिल्कुल सही कहा। वो बड़ी मालकिन बहुत ही सादगी पसंद इंसान है, उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर हम उन्हें एक परिवार के सदस्य की तरह रखेंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। पापा ने भी हाँ में सिर हिलाया। उन्हें बुआ पर थोड़ा गुस्सा भी आया कि उन्होंने ये मुसीबत हमारे गले मर दी, पर अब जो है सो है। उन्हें पता था कि दीवू परिवार को हमारे बिजनेस से कोई लालच नहीं होगा। उनके पास तो खुद बेशुमार दौलत है। उन्होंने बुआ का कॉल काट दिया और तय किया कि वो अपनी शर्तों पर मेहमानबाजी करेंगे। मुशवन को लगा कि ये सब पागलपन है और हम अपनी साख दांव पर लगा रहे हैं। उसने सोचा कि जब वो लोग यहाँ आएंगे तब वो खुद कोई रास्ता निकालेगा, पर मैंने मेहमानों की जरा भी फिक्र नहीं की। वो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मुझे तो बस लू चियुपिंग को सुधारने पर ध्यान देना था। स्कूल में मुझे आधा महीना बीत चुका था और मुझे ये नया जमाना बहुत पसंद आ रहा था। लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, ये वाकई कमाल है।
पर एफ क्लास के बच्चों के लिए मैं एक मुसीबत बन चुका था। मैं क्लास में बहुत ही आज्ञाकारी छात्र की तरह बैठता था और पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर छुट्टी होते ही मैं उनका टीचर बन जाता था। शाओचैन जरूरत से ज्यादा सख्त होता जा रहा है। उसने हमारा खेलना कूदना बंद करवा दिया है। अब हमें जबरदस्ती होमवर्क करना पड़ता है और वो खुद चेक भी करता है। जीलिंग बेबसी से चिल्लाया। मैं उन्हें क्लास में शोर नहीं करने देता था, उन्हें बंक बंक नहीं करने देता था, और अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसे तब तक बैठने नहीं देता जब तक वो सीख ना ले। ये स्टूडेंट है या हमारा क्लास टीचर? बिग लियू से ज्यादा तो ये हमें परेशान कर रहा है। लू चूपिंग का सिर चकरा गया। उसने सोचा था कि मैं सिर्फ लड़ने में उस्ताद हूँ, पर उसे क्या पता था कि मैं असल में एक स्ट्रिक्ट मास्टर सेवियर की तरह उनके भविष्य को सुधारने आया हूँ। लू चूपिंग भी बहुत चिढ़ रही थी। हार को बचाना उसके लिए नामुमकिन था, पर लड़का जीतना भी बस में नहीं था। उस दिन जो हुआ वो बहुत अजीब वियर्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक लड़के से कैसे हार गई। अपनी साख रेपुटेशन बचाने के लिए वो फिर से लड़ना चाहती थी, पर हारने का खौफ उसे रोक रहा था। उसे एहसास हो गया था कि मूचन कोई मामूली लड़का नहीं है। अभी इस बात को यहीं छोड़ो, मुझे जिनचेंग राजधानी वापस जाए, लौट कर देखूंगी, लू च्यूपिंग ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। जी लिंगशुआंग चुप रही। उसे पता था कि च्यूपिंग को राजधानी से नफरत है। जब भी वो वहां से लौटती थी उसका मिजाज बहुत हिंसक और उदास हो जाता था। कोई उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। लाई चिंगचू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात हो तो बताना, अकेले मत झेलना। जी लिंगशुआंग ने भी हाँ में सिर मिलाया। हम सब साथ हैं। लू च्यूपिंग ने एक फीकी हंसी के साथ उनकी तरफ देखा। राजधानी जाना कोई जंग पर जाना नहीं है, डरो मत। दोनों सहेलियां चुप रहीं। उन्हें पिछले साल की बात याद थी जब च्यूपिंग वहां से लौटी थी तो उसकी हालत अधमरी थी। कपड़ों के नीचे उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। शरीर नीला और सूजा हुआ था, जैसे उसकी नसें फट जाएंगी। उसे ठीक होने में 1 महीना लगा था। ठीक होने के बाद वो और भी ज्यादा खामोश और डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों में एक बर्फीलापन रहता था जो दिल दहला देता था। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ जो सहती रहूंगी, मैं डट कर जवाब दूंगी, च्यूपिंग ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। तीसरे दिन मैंने देखा कि लू क्लास में नहीं थी। मैंने जी लिंगशुआंग को उंगली से इशारा करके पास बुलाया। मेरा इशारा किसी छोटे पिल्ले को बुलाने जैसा था। जी लिंगशुआंग ने पहले तो अनदेखा करना चाहा, पर अचानक उसे अपने चारों तरफ एक बर्फीली ठंडी हवा महसूस हुई। उसे जोर का झटका लगा और उसने मुड़कर देखा। मेरी आंखों में एक जानलेवा शांति कोल्ड गेज थी। वो समझ गई कि अगर वो नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। क्या है? उसने दबी आवाज में पूछा। लू च्यूपिंग कहाँ है? उसने छुट्टी ली है, वो स्कूल नहीं आएगी। मैंने अपनी पलकें झपकाई और सोच में पड़ गया। उसका छुट्टी लेना अच्छा संकेत नहीं था। उसकी हॉरोस्कोप कुंडली और किस्मत की लकीरें इशारा कर रही थीं कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी आत्मा डगमगा रही थी और काली छाया उसकी सुनहरी आभा को निगलने वाली थी। वो कहाँ गई है? क्या करने गई है? मेरे सवाल किसी इंट्रोगेशन पूछताछ जैसे थे। तुम क्या पुलिस वाले हो? भले ही तुम खुद को एफ क्लास का डॉन समझते हो, पर तुम्हें हमसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। जिलिंगशॉन्ग ने भड़कते हुए कहा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन मैंने खुद छुट्टी ले ली। मू परिवार ने तय किया था कि वो मेहमानों का स्वागत पूरे दिल से करेंगे। दीवू परिवार की बड़ी मालकिन आ रही थी तो घर में रौनक होना जरूरी था। पापा के कहने पर सब घर पर ही रुक गए। मुझे स्कूल की फिक्र नहीं थी, पर एफ क्लास में तहलका मच गया था। जिन लोगों ने कल मेरा मजाक उड़ाया था और मेरी बातों को हल्के में लिया था, उनके साथ कुछ अनोखा स्ट्रेंज हुआ। सुबह उठकर जब उन्होंने दूसरों को पुकारना चाहा तो उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उन्हें लगा कि शायद वो सपना देख रहे हैं, पर गले से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो चिल्लाना चाहते थे पर सिर्फ खामोशी थी। पूरे एफ क्लास में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, पर सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। शरीर के सारे अंग ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक थे, पर आवाज गायब थी। डॉक्टर्स ने इसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का नाम दिया और आराम करने की सलाह दी, पर एफ क्लास के बच्चों को पता था कि मामला कुछ और है। जो कल मूचन के खिलाफ बोल रहे थे वो सब गुंजे म्यूट हो गए। किसी ने दबी आवाज में फुसफुसाया। जिलिंगजोंग ने ये सुना तो उसका दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि मैंने कल क्या कहा था, 3 दिन तक कोई बोल नहीं पाएगा। उसे कांपती हुई गूजबम्स महसूस हुई। ये म्यूचन वाकई बहुत ईवल सिनिस्टर है। ये सब उसी का किया धरा है। लाई चिंगचू ने भी अपनी सांसें रोकी। इत्तेफाक हो या कुछ और, पर अब से हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे। वो इंसान नहीं, कोई बला है। अगर हमने उसे छेड़ा तो हमारा अंजाम इससे भी बुरा होगा। जी लिंगशुआंग ने जोर जोर से सिर हिलाया। उस दिन के बाद से क्लास का माहौल बदल गया। अब वहां कोई शोर नहीं मचाता था, कोई बदतमीजी नहीं करता था। सब चुपचाप अपनी किताबें खोलकर बैठते थे। मैं ये देखकर संतुष्ट था। जब तक वो सीधे रास्ते पर रहेंगे मुझे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल की जिंदगी अब शांत थी, पर बाहर की दुनिया में तूफान आया हुआ था। सोशल मीडिया पर वेनिमो के लिए इंसाफ की मांग और तेज हो गई थी। उसके माता पिता ने पुलिस को पुख्ता सबूत दे दिए थे। जांच शुरू हुई और उस दिन मॉल में हुआ सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। जांग यान और उसके साथियों को स्कूल से निकाल एक्सपेल दिया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अब ये बात घर में भी छुप नहीं सकती थी। मुशवान हर वक्त डरा सहमा रहता था। उसे लगता था कि अब उसकी बारी है। जब घर के न्यूज चैनल पर जांग यान का नाम आया और उसके गुनाहों की लिस्ट चली तो मुंह परिवार सन्न रह गया। माँ पे